हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासेस ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट 10 है। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्वेश्चन पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं। हमारी कंटेंट की और क्वेश्चन की दोनों की वीडियो आ रही हैं हायर एजुकेशन की। इसके बाद हम कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। सारा कंटेंट हमारा हिंदी में है, मगर जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल आ रहे हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर जो कंटेंट है वो हिंदी में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी आज की क्लास। लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर कोई भी पर्सनल क्वेरी है आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली। फर्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म में अधिगम के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण सम्मिलित था। जो बौद्ध धर्म था उसमें क्या अधिगम यानी लर्निंग के प्रति क्या था, अधिक उदार दृष्टिकोण था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने बड़े पैमाने पर भक्तों के लिए शिक्षा की आवश्यकता का एहसास किया। भगवान बुद्ध ने एहसास किया कि जो उनके भक्त हैं या जो भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं, उनको क्या चाहिए, शिक्षा की आवश्यकता है। इसका भगवान बुद्ध ने एहसास किया और फिर उन्होंने क्या किया, शिक्षा प्रदान शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मठ और विहार स्थापित किए गए। मठ स्थापित किए गए, विहार स्थापित किए गए। ये क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। बाद में इन मठों में से कई शिक्षा के पूर्ण केंद्र बन गए, जहाँ भिक्षु और भिक्षुणी, सामान्य जन और विदेशियों तक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया। आपको पता होगा हमारे देश में कई विदेशियों ने भी शिक्षा ग्रहण की है, जैसे ह्यून सांग हो गए। ह्यून सांग का नाम बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया है, ये भारत में आकर के यहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। नेक्स्ट पॉइंट है, हजारों शिक्षक नियुक्त किए गए थे। अब क्या हुआ कि जब शिक्षा शुरू की गई तो बहुत सारे शिक्षकों की आवश्यकता हुई, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट थे, उनके लिए शिक्षक भी नियुक्त किए गए। कई एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध मुख्य रूप से इन शैक्षणिक संस्थानों और उनकी कार्य प्रणाली के कारण है। जो हमारे एशियाई देशों से जो संबंध है वो किस लिए है, यहाँ की इतनी अच्छी शैक्षिक प्रणाली को देखते हुए, शैक्षणिक संस्थानों को देखते हुए यहाँ से क्या एशियाई देशों ने संबंध स्थापित किए जो सैकड़ों वर्ष पहले विद्यमान थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा और तक्षशिला अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित हुए। सबसे जो फर्स्ट जो था वो कौन सा था, तक्षशिला। उसके बाद आया नालंदा। नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्हें लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर प्रबंधित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 8 वर्ष की आयु का बच्चा भी अपनी शिक्षा शुरू कर देता था। 8 वर्ष का बच्चा अपनी शिक्षा को आरंभ कर देता था, जो सभी जातियों के लिए खुला था। यहाँ पे जाति सिस्टम नहीं था कि सभी जाति के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। कहाँ पर, बुद्ध शिक्षा में। दीक्षा समारोह के बाद उनकी शिक्षा भिक्षु के रूप में आरंभ होती थी। एक दीक्षा समारोह होता था, उसके बाद वो भिक्षु बन जाते थे, यानी उन्हें भिक्षु कहा जाता था और उनके भिक्षु के रूप में उनकी शिक्षा क्या होती थी, शुरू होती थी। नेक्स्ट है, पाली भाषा व्यावसायिक और धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी बुद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो लैंग्वेज थी, यानी कि कौन सी शिक्षा का माध्यम थी जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते थे और जो शिक्षक थे वो शिक्षा प्रदान करते थे, तो वो कौन सी भाषा थी, पाली भाषा। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली में अध्ययन के मुख्य विषयों को पिटक कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बौद्ध की शिक्षा प्रणाली थी उसमें मुख्य विषयों को क्या कहते थे, पिटक। फर्स्ट कौन था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली के मुख्य विषय कहे जाते थे और उनको हम क्या कहते थे, पिटक कहते थे। पाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। एक दीक्षा समारोह होता था जिसमें क्या होता था, वो लोग भिक्षु के रूप में अपनी शिक्षा शुरू करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के तुलनात्मक ज्ञान के लिए सभी 18 विद्यालयों के कार्यों
भेद विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या आदि वेदों का भी अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लिखने की कला बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। यहाँ पे लिखने की कला भी आरंभ हुई। ललित विस्तार और महावस्तु जैसी बौद्ध साहित्य रचनाएं विभिन्न प्रकार की लिपियों का उल्लेख करती हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? ललित विस्तार और महावस्तु जैसी बौद्ध साहित्य रचनाएं। ये कौन सी हैं बौद्ध साहित्य रचनाएं हैं? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी संप्रदायों के लोगों के लिए अध्ययन की सामान्य योजना थी। अध्ययन के अन्य विषय कानून यानी धर्मशास्त्र, अंकगणित, नैतिकता, कला और वास्तुकला, सैन्य विज्ञान आदि थे। तो ये सभी क्या होते थे? अध्ययन कराए जाते थे। वहाँ पर धर्मशास्त्र का भी ज्ञान देता था, अंकगणित का भी ज्ञान मिलता था, सैन्य विज्ञान, धनुर्विद्या, शिल्प विद्या, सभी चीज़ का क्या होता था? ज्ञान प्रदान किया जाता था। कहाँ पर? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य प्रकार के शिक्षक यानी मेन टाइप ऑफ टीचर्स। आचार्य। आचार्य कौन होते थे? इससे एक ना एक क्वेश्चन फंसता जरूर है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य, अब आचार्य क्या होते हैं? विद्यार्थियों से बिना शुल्क प्राप्त किए वेद पढ़ाने के लिए शिक्षक। आचार्य वो होते थे जो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, वेदों का ज्ञान देते थे, मगर उनसे कोई भी शुल्क नहीं लेते थे। उनको हम क्या कहते थे? आचार्य। उपाध्याय कौन होते थे? अपनी आजीविका कमाने के लिए और केवल वेद या वेदांगों के एक भाग को पढ़ाने वाला शिक्षक। अब आचार्य जो थे वो शुल्क नहीं लेते थे और वेद पढ़ाते थे, मगर उपाध्याय क्या थे? वो वेद पढ़ाते थे और वेदांगों के कुछ भाग पढ़ाते थे, यानी एक भाग पढ़ा दिया, दो भाग पढ़ा दिए, तो वो पूरा नहीं पढ़ाते थे। तो वो वेद या वेदांगों के एक भाग को पढ़ाते थे और अपनी आजीविका के लिए पढ़ाते थे, यानी वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपनी जीविका को चला सके, इसलिए वो पढ़ाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है चरक। कुछ विद्यार्थी उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत जैसे राष्ट्र का दौरा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण द्वारा ऐसे विद्वानों को विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के संभावित स्रोत के रूप में माना जाता है। ह्वेन सांग ने इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया। तो जो ह्वेन सांग था वो कैसा था? वो दौरा करता था, जगह जगह घूमता था और वहाँ से ज्ञान एकत्रित करता था। तो उन लोगों को क्या कहते हैं? चरक। कुछ शिक्षार्थी तो जो थे वो क्या करते थे? उच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दौरा करते थे, जैसे ह्वेन सांग ने किया, तो वो क्या थे? चरक थे। नेक्स्ट है हमारा गुरु। शिक्षा प्रदान करके अपने परिवार का पालन पोषण करके गृहस्थ जीवन जीते थे। गुरु अपने परिवार का पालन पोषण के लिए शिक्षा प्रदान करते थे और एक गृहस्थ जीवन जीते थे। युजन सातिका, वे अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। विद्यार्थी दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो युजन सातिका क्या थे? प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे। वो प्रवचन सिखाते थे, प्रवचन जानते थे और दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी आते थे। नेक्स्ट है शिखा। नृत्य जैसी कलाओं में निर्देश। जैसे कि पहले बोला गया कि जो स्त्री थी यानी जो महिलाएं थी उनको नृत्य कला, उनको संगीत कला ये सब सिखाई जाए और उनका भी एक उपनयन संस्कार होता था। जैसे कि पुरुषों का होता था वैसे महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। जो महिलाओं को नृत्य जैसी कलाओं में निर्देश देती थी उनको शिखा कहते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहला क्या है? गुरुकुल। यह शिक्षक का घर था जो कि घर में रहते थे और शिक्षा भी प्रदान करते थे। तो शिक्षक के घर में ही क्या जो विद्यार्थी थे वो भी वहीं रहते थे और शिक्षा प्रदान की जाती थी उनको। नेक्स्ट है परिषद। अभी इससे जो पहले वाली वीडियो उसमें हमने पूरा पढ़ा है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है, पूरा उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ आएगा। सभी वीडियो आप लाइन से देखिए तो आपको एक सिस्टमैटिक वे से पूरा सिलेबस समझ में आता जाएगा। आप अगर एक वीडियो उठा के देख लेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे परिषद। यहाँ छात्र उच्च शिक्षा के लिए रहते थे। वे मूल रूप से 3 ब्राह्मणों द्वारा संचालित किए जाते थे। परिषद जो थे वो 3 ब्राह्मणों द्वारा संचालित होते थे। ठीक है। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक परिषद में 20 ब्राह्मण सम्मिलित थे जो दर्शन, धर्मशास्त्र और कानून के अच्छे ज्ञाता थे। तमिलनाडु में पहली शताब्दी के दौरान संगम भी ऐसा था जहाँ आलोचना समालोचना के लिए कुछ कार्यक्रम भी
किए जाते थे। इन सभाओं को संरक्षण राजाओं द्वारा दिया जाता था। तो जो ये सभाएं होती थी जहाँ पे ब्राह्मण सम्मिलित होते थे, शिक्षा देते थे या ज्ञाता थे धर्मशास्त्र के, कानून के, दर्शन के, तो उनको जो संरक्षण देते थे वो कौन देते थे? राजा लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे आश्रम या धर्मोपदेश। ये ऐसे केंद्र थे जहाँ देश भर के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी प्रसिद्ध संतों के पास सीखने के लिए एकत्रित होते थे। उदाहरण के लिए प्रयाग में भारद्वाज का आश्रम। तो आश्रम क्या होते थे? जहाँ देश भर से विभिन्न विभिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थानों से लोग आते थे और उनसे सीखते थे। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है प्रयाग में भारद्वाज का आश्रम। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है विद्यापीठ। यह महान आचार्य द्वारा शुरू किए गए आध्यात्मिक पहलुओं के लिए एक शैक्षणिक संस्थान था। श्री शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, कांची, द्वारिकापुरी और बद्री में ऐसे स्थान शुरू किए। ठीक। नेक्स्ट है घटिकाएं। यहाँ सुसंस्कृत विद्वान, शिक्षक और शिष्य सभी मिलते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे। उनमें टकराव की संभावना भी रहती थी। तो घटिकाएं क्या हैं? घटिकाओं को ये समझ लीजिए आप, जैसे कि शिक्षक भी मिलते थे, विद्वान भी मिलते थे और शिष्य भी, सब एक जगह बैठते थे और किसी एक टॉपिक पर चर्चा करते थे, यानी कि डिबेट करते थे। और अगर उनमें कोई मतभेद भी हो जाते थे, उसमें टकराव की भी संभावना पैदा हो जाती थी। तो वो क्या है? घटिकाएं। नेक्स्ट है अग्रहार। गांव में ब्राह्मणों या बड़े लोगों के रहने के स्थान थे जहां वे विद्या प्रदान करते थे, तो उसको क्या कहते हैं? अग्रहार। फिर नेक्स्ट है मठ। ये मुख्य रूप से धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष निर्देशों के निवास और प्राप्त करने के लिए थे। ये मठ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित थे और कुछ मंदिर संघों से जुड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुरी। कस्बों और शहरों में या शिक्षा के उद्देश्य में किसी चयनित क्षेत्र में विद्वान ब्राह्मणों के रहने के स्थान, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुरी। विहार क्या है? एक बौद्ध मठ जहाँ सभी बौद्ध उपदेश और दर्शन सिखाए जाते थे। नेक्स्ट है गोष्ठी या सम्मेलन। ये एक महान राजा द्वारा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सभा थी जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों को उनके विचार को पूरा करने और आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। तो जो सम्मेलन थे वो कौन बुलाता था? राजा बुलाता था। राष्ट्रीय सभा होती थी। स्कूल के प्रतिनिधियों को उनके विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। उसको क्या बोलते हैं? गोष्ठी या सम्मेलन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।